नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, जनरली हम कंपनियों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी वो जो काफ़ी अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनियां हैं, साथ में इनका जो आगे चल के ग्रोथ मार्केट को दिखता है, मतलब मार्केट को लगता है कि इसमें ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने वाला है, तो उसको जो देखिए हाई पी हमेशा मिलता है। और दूसरी कंपनियां बात कर लें तो इसके भी फंडामेंटल्स कहीं से भी ख़राब नहीं होते और ग्रोथ भी इसमें आना बचा होता है। लेकिन इसमें आप ऐड कर सकते हैं, पहली कैटेगरी में आप मार्जिन ऐड कर सकते हैं कि मतलब इनका मार्जिन पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल होता है। और ये सेकंड कैटेगरी में फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ग्रोथ भी अच्छा है, लेकिन जो मार्जिन है काफ़ी लो होता है, तो इसको हमेशा मार्केट थोड़ा सा लो पी देता है और यही पहली कैटेगरी कंपनियों को हाई पी देता है। तो एक बहुत ही शानदार कंपनी है, लेकिन वो कैटेगरी पहले में नहीं फिट होती और वो दूसरी कैटेगरी में फिट होती है। तो कंपनी का नाम है रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड। तो आप देखे ही होंगे, एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स हो गए, हाई प्रीमियम प्रोडक्ट्स हो गए और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हो गए, डिजिटल प्रोडक्ट हो गए, सर्विसेज भी देते हैं, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते हैं रेडिंगटन इंडिया। तो बेसिकली सेकंड कैटेगरी में क्यों? क्योंकि इनका मार्जिन काफ़ी लो है। अगर ये मार्जिन बढ़ता है, अब जनरली जाहिर सी बात है इसमें, तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो इनके पास मार्जिन पावर ज़्यादा होगी नहीं। जो कंपनी जितना मार्जिन पे इनको देगी उससे ये थोड़ा सा बढ़ा के अपना कस्टमर को डील करेंगे। लेकिन इस तरह की कंपनियों को जो मार्केट हाई पी नहीं देता, तो मेरे ख्याल से इसके बावजूद ये कंपनी इतनी अंडर वैल्यूड है। आपको सारे डेटा दिखाऊंगा भी कि क्यों ऐसा कह रहा हूँ। तो सबसे पहले चार्ट ही खुला है आपके सामने, चार्ट पे नजर डाल लेते हैं। तो 180 पे ऐसा लग रहा है अब यहाँ पे डबल टॉप बनाने की तैयारी हो रही है। कैसे? क्योंकि ये पहला हो गया टॉप, अगर आप देखें 180 पे, उसका ये दूसरा क्लस्टर ऑफ टॉप। तो अगर ये पहली इसकी बात कर लें और दूसरी इसकी, अगर इसको दोनों को ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब सेम लेवल है 180 के ऊपर ब्रेक करके सस्टेन नहीं किया कुछ दिनों तक, तो फिर ये हम मान सकते हैं शॉर्ट टर्म में ये इसका हाई बन चुका है 180 और इसके यहाँ तक जाने का कोई चांस नहीं दिखता जल्दी। तो इसलिए 180 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नीचे के साइड में अगर बात कर लें तो नीचे के साइड में आपको एक सपोर्ट दिख रहा होगा। कहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है? अगर हम ये ट्रेंड लाइन बनाना चाहें यहाँ पे, तो बेसिकली ये जो आपको एक रेंज दिखेगा सपोर्ट का, बहुत नैरो रेंज है, लेकिन आप देख सकते हैं 140 मान सकते हैं, 140 के आसपास अच्छा खासा इसमें सपोर्ट भी बन रहा है। तो ये पर्पल जो जोन है 140 का है और यहाँ से देख सकते हैं आप, इसके नीचे इतना टाइम पीरियड यहाँ तक था लेकिन इसके नीचे गया नहीं। तो ये बेसिकली बहुत अच्छी बात है, 140 यानी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर बात कर ले यहाँ ब्रेक किया 140 को तो 180 तक गया, उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत दिनों तक सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर 180 तक गया, अब फिर से 148 तक, यानी 140 के आसपास फिर से आ रहा है। तो बेसिकली 140 को अगर ये यहाँ पे अगर 148 से नीचे आता भी 140 को होल्ड करता है तो अच्छी बात होगी। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोज देके कुछ दिनों तक सस्टेन कर लेता है तो फिर आप देख सकते हैं इसमें आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है, फिर ये लेवल जो है, अगले लेवल आप देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं 110 के, यानी 30 पॉइंट का फॉल इसमें आराम से देखने को मिल सकता है अगर 140 को ये ब्रेक करता है तो। हालांकि बीच में एक माइनर सा सपोर्ट है 120 का, तो बेसिकली 20-20 पॉइंट के आप देख सकते हैं, 140 से 120, उसका 120 से 110, तो ये 20 पॉइंट फिर 10 पॉइंट के करेक्शन इसमें आ सकते हैं। इसका पूरा हिस्ट्री देखेंगे तो आपको अंदाजा मिलेगा कि ये हिस्ट्री है इसकी। तो अगर आप देखें तो इसमें बेसिकली कंपनी ने जो जिस प्रकार से ग्रोथ दी है इस टाइम के पीरियड में, वो मतलब इस स्टॉक प्राइस से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन स्टॉक प्राइस में आपको उसका रिफ्लेक्शन दिखने को नहीं मिलेगा। तो एक नैरो रेंज में, पैरेलल रेंज में ही चल रहा था, ये रेंज ऊपर ही बढ़ रही थी, लेकिन जो तेजी के साथ बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं एक बार निकलने की कोशिश की, फिर नहीं सस्टेन कर पाया, और यहाँ पे एक बार ये तो कोरोना पेंडेमिक का हो गया, उसका फिर अब यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो बेसिकली जब इस तरह के लंबे कंसोलिडेशन के बाद आप देख सकते हैं ये पूरा पीरियड हो गया 11, 12, 13 साल का, तो 12 साल के पीरियड में अगर इस तरह का ब्रेकआउट हमें मिलता है जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमें फिर यहाँ पे मल्टी बैगर रिटर्न्स की पूरी उम्मीद करनी चाहिए। तो मेरा तो इसमें अल्टीमेट टारगेट देखिए, सबसे पहले यहाँ से डबल होने का है, यानी 300 का, ये मेरा टारगेट है 300 रुपये का। हालांकि मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आपको सीधे बाई कर लेना चाहिए, आपको अपनी खुद रिसर्च भी करनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में बताया इसके मार्जिन्स काफ़ी कम रहते हैं। तो चलिए इसके फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं कि फंडामेंटल्स में कहाँ प्रॉब्लम है और क्या अच्छी चीज़ है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी और इनके पास शुरुआत में एक ब्रांड ही था सिर्फ। अभी कितने ब्रांड हैं? अभी 235 इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं आईटी और मोबिलिटी स्पेस में, और सिर्फ इंडिया नहीं 37 देशों में ये काम करते हैं, इमर्जिंग मार्केट्स खासतौर पे, मतलब जो कि डेवलपिंग मार्केट्स हम कह सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इसमें पोटेंशियल है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स में एक ग्रोथ का हमें पोटेंशियल दिखता है, डेवलप्ड मार्केट में उतना नहीं दिखेगा, उसमें कहीं ना कहीं एक सैचुरेशन पॉइंट दिखता है, लेकिन इमर्जिंग मार्केट में हमें ये जो है काफ़ी अच्छा पॉसिबिलिटी दिखता है। तो रेडिंगटन इंडिया क्या क्या करते हैं इस पर भी हम थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। तो बेसिकली बहुत कुछ करते हैं ये, लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ टेक्नोलॉजी, आप देखेंगे तो इसमें आईटी प्रोडक्ट्स हो गए, और प्रीमियर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ 200 ग्लोबल प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स में आते क्या क्या है आप देख सकते हैं, सर्वर्स आते हैं, स्टोरेज सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग सोल्यूशन, सिक्योरिटी सोल्यूशन, स्मार्टफोन्स जो कि सबसे मेजर है, और साथ में क्लाउड
डिवाइसेस भी आते हैं। जियोग्राफिकल प्रेजेंस देख ले तो कहाँ कहाँ है, इंडिया के अलावा टर्की, यूएई, सिंगापुर, सऊदी अरब, नाइजीरिया और कतर जैसे मार्केट में। तो एक चीज़ ध्यान देने वाली है, सऊदी अरब, कतार और ये टर्की और यूएई ये काफ़ी हाई कैपिटा इनकम वाले कंपनीज हैं, माफ़ कीजिएगा देश हैं। तो यहाँ पे जो परचेजिंग पावर होती है कस्टमर की वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। सिंगापुर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। और नाइजीरिया हो गया, इंडिया हो गया, ये तो काफ़ी कम इनकम वाले हैं देश। तो यहाँ पे थोड़ा मेरे ख्याल से परचेजिंग पावर लोगों के पास प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। अगर ब्रांड्स बात कर लें तो एप्पल, नोकिया, अमेजॉन वेब सर्विसेज, उसके बाद सिस्टमेटिक सॉल्यूशंस, सिस्टम सॉल्यूशन, हिताची, रेड हैट, मतलब जो आप सारे प्रोडक्ट सुने होंगे आज तक के सभी इनके पास हैं। आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट, हुआई, फोर्टिनेट, आसूस, अवावा, मतलब क्या आप जो भी नाम गिनेंगे सभी इनके पास हैं। और अगर आप देख लें तो मेरे ख्याल से इसमें आप कुछ बताने की जरूरत है नहीं। वेयर हाउसेज भी हैं इनके पास प्रोडक्ट स्टोर करने के 177। और मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ी कंपनी है। आप इसका पूरा डेटा देखेंगे, इसके फंडामेंटल्स पे सीधे आते हैं हम, फंडामेंटल से क्लियर हो जाएगा। मार्केट कैप मात्र 11,600 करोड़ का, तो ये कह सकते हैं एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। इसका करंट प्राइस 150 है, जो कि मेरे ख्याल से अभी जो रेंज है आप हाई के आसपास ही कह सकते हैं, यहाँ से हाई से 30 पॉइंट दूर है। स्टॉक का पी जो है आपको 9 का दिख रहा होगा, लेकिन फॉरवर्ड अर्निंग ले लेंगे तो ये पी जो है 7 से 8 के बीच में आ जाएगा, जो कि और इसको सस्ता बना देता है। बुक वैल्यू 63 का, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू हम कह सकते हैं 2.1 है समथिंग। डिविडेंड कंपनी देती है 2.5% की यील्ड आपको मिल जाएगी इसमें। रोज और रो जो है 15 के ऊपर है, बहुत बढ़िया फिगर है। डेट जो है कंपनी पे नाम मात्र का है बहुत, 0.13 ऑफ इक्विटी है। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट होकर 190 आ रही, करंट प्राइस कितना है 150। तो यहाँ से भी 40 पॉइंट का इसमें हमें देख सकता है जो इसकी असली वैल्यू। हालांकि इस पर अगर मार्केट प्रीमियम देना शुरू किया गया तो फिर ये 300 तक तो आराम से जा सकता है। परसेंटेज प्लेज कुछ भी नहीं है, प्रमोटर्स हालांकि नहीं है। और अगर हम बात करें, ऐसा कुछ होता है, रूल नहीं है कि प्रमोटर्स नहीं है तो कंपनी अच्छी नहीं होगी। बेसिकली अच्छे मैनेजमेंट अगर कोई चला रहा है उसे तो प्रमोटर की यहाँ जरूरत पड़ती नहीं है। और अगर हम देख ले कैश फ्लो जो है 10 सालों में देख सकते हैं 7300 करोड़ इनका जुटा हुआ है फ्री कैश फ्लो। प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं 16%, 12%। इंडस्ट्री का पी 33 है, लेकिन इंडस्ट्री इसमें कुछ खास कंपैरिजन में कर नहीं सकते। अब बात घुमा फिरा के आ जाती है, इतनी पॉजिटिव पॉइंट है तो नेगेटिव क्या है। नेगेटिव जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया सिर्फ एक पॉइंट नेगेटिव है, ये चीज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3% से भी कम। तो बहुत कम ही आपको कंपनियां पूरे इंडियन मार्केट्स में दिखेंगी जो प्रॉफिटेबल है और उनका मार्जिन जो है 3% है। हम देख सकते हैं यहाँ पे, हालांकि कुछ कंपैरिजन सही नहीं होगा। कमोडिटीज़ वाले ये सब ट्रेडिंग कंपनीज हैं, इनके खुद के सेल्स देख लीजिए आप, 12,000 से 16,000 हो चुके हैं। अगर हम बात कर लें ईयरली सेल्स की तो यहाँ पे 13,000 से ये बढ़ के 60,000 करोड़ हो चुके हैं। 60,000 करोड़ की ये सेल्स करते हैं और इनका मार्केट कैप कितना है 11,000 करोड़ का। तो आप खुद इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अंडर वैल्यूएशन इसमें हमें दिख रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो 184 करोड़ से बढ़ के ये 1200 करोड़ आ चुका है पिछले 12 महीने में। तो अगर प्रॉफिट और मार्केट कैप का भी रेशियो देखें तो वो 10x है, जो कि मेरे ख्याल से ये भी जस्टिफाई करता है कि काफ़ी अंडर वैल्यूएशन है इसमें। सारे डेटा आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से इनका ग्रोथ रेट रहा है 10% के ऊपर ही रहा है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सेल्स भी 10% के ऊपर रहा है। स्टॉक प्राइस भी पिछले 1-2 साल में अच्छा खासा रिटर्न आया है, लेकिन पिछले 10 सालों में कुछ खास मार्केट को बीट करने वाले रिटर्न्स नहीं दिख रहे हैं 10 साल में। तो यही चीज़ है। कंपनी के रिजर्व काफ़ी अच्छे हैं 4800 करोड़ के, और प्रमोटर्स इसमें है नहीं। लेकिन अगर आप और भी होल्डिंग देखनी चाहें तो FII जो है 40% है, DII जो है 16% है, और पब्लिक जो है इसमें 43% बनी हुई है। तो ये भी काफ़ी अच्छा फिगर है कि इंस्टीट्यूशन जो है 55-56% की होल्डिंग इसमें रखे हुए हैं। तो कुल मिला के जैसा मैंने बताया कंपनी बहुत शानदार है, सारे फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं, ग्रोथ बहुत दिख रही है क्योंकि इमर्जिंग मार्केट का प्ले है ये टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने का। लेकिन एक नेगेटिव चीज़ बताया था, मार्जिन जो है 3% से कम है। अगर हम इसके एनुअल मार्जिन पर नज़र डालें तो आपको कुछ अंदाज़ा भी लगेगा किस प्रकार से इनका ट्रेंड रहा है। तो आप देख सकते हैं 3%, 3%, 3%, मतलब यही रेंज रहा है पिछले 10 सालों में। 2 से 3% के बीच में ही रेंज रहा है, इससे कुछ ना नीचे ना कुछ ऊपर। तो मेरे ख्याल से इससे फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप टॉप लाइन देख लीजिए, बॉटम लाइन देख लीजिए, उसमें तो अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है। तो मार्जिन मेरे ख्याल से आज नहीं तो कल मार्केट इसको इग्नोर करके इसको अच्छी वैल्यूएशन देना चाहिए मार्केट को। ये मेरी राय है, आपकी ओपिनियन बिल्कुल अलग हो सकती है। तो रेटिंगटन इंडिया अगर जिसके पास है उसको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और जिसके पास नहीं है वो भी इस पर अपनी स्टडी कर सकता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी तो एक लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।